हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडीएम ऑनलाइन क्लासेस में ऑन एनएल सर साइकोलॉजिकल हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन सीरीज 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे किस तरीके से सीटीए के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is the mathematical technique of self-assessment? And here first is to inquiry, to compare, self-analysis, and D all of the above. All of the above. तो फर्स्ट है टू इंक्वायरी, पूछताछ करना, टू कंपेयर, तुलना करना, सेल्फ एनालिसिस, स्व विश्लेषण, ऑल ऑफ दिज आप सभी, मतलब एबव सभी जितने भी ऊपर विकल्प हैं। तो इंक्वायरी करना, यह अपने आप में अगर कोई बच्चा इंक्वायरी करता है तो यह स्व मूल्यांकन की गणितीय तकनीक होगी। कंपेयर करना मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करेगा, जिसे आप जानते हैं। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उनके बीच संबंध को अगर हम देखें तो उसे हम सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं, विश्लेषण करना बोलते हैं। और यह तीनों ही गणितीय प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन डी ऑब्वियस सी बात है कि यह सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन गणित सीखने के मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सी प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। तो आप देखिए इसमें से सबसे अलग कौन सा है? पक्षपात का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, चाहे वो जेंडर को लेकर के हो, चाहे वो क्लास को लेकर के हो कि उच्च वर्ग का है तो अच्छा होगा, निम्न वर्ग का है तो बेकार होगा, या जेंडर को लेकर के भी कि लड़कियां कमज़ोर हैं। ये एक पक्षपात का सिद्धांत मैथ में कभी भी नहीं आता है। मैथ में एग्जैक्टनेस होती है। कभी कभी मैथ को एग्जैक्ट साइंस भी बोला है साइंस वाले, हालांकि मैथ विज्ञान से भी बहुत अलग चीज़ है। विज्ञान में एरर होता है, साइंस में एरर परमिसिबल है, स्टैटिस्टिक्स में एरर परमिसिबल है, बट मैथमेटिक्स में एरर परमिसिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, पक्षपात का सिद्धांत सबसे अलग दिख रहा है, तो हम फिर ऑप्शन सी लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक पेडागॉजी? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है? तो आप देखते हैं मेकिंग कनेक्शंस विथ एवरीडे एक्सपीरियंस फर्स्ट, बिल्कुल होता है। एनसीएफ 2005 में सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया गया है। रोजमर्रा के अनुभव के साथ संबंध बनाना, यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट, एकल अवधारणा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना, ये भी सही है। फॉलोइंग फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोडक्शन न्यू कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना। और है फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर, छात्रों की त्रुटियों का फोकसिंग पैटर्न। तो छात्रों की त्रुटियों का फोकसिंग पैटर्न सही है। छात्र की त्रुटि को हम देखेंगे और उसके हिसाब से समझेंगे कि प्रक्रिया में, प्रोसेस में कहाँ गलती है टीचिंग लर्निंग में। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा, स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल में हम कभी भी किसी सारे बच्चों को एक चीज़ नहीं सिखा सकते। और बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन सी दिख रहा है हमें, सख्त नहीं होना है। पूरे सीटेट का कॉन्सेप्ट ही है, सख्त नहीं होना है बच्चों के लिए कभी भी। तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है 3 के लिए सही होगा। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू कैटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल? आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के नेत्रहीन छात्रों की जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? तो आप देखिए कि नेत्रहीन विद्यार्थी है, तो उसके हिसाब से क्या है, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, मेकिंग देम सिट विथ हाई अचीवर्स, यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्नर्स मेथड एंड रिसोर्सेज, सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर। अच्छा देखिए, ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, यस सही है, ये भी सही है। ओके, अभ्यास के लिए एक ब्लाइंड की जो कॉपी लिखी जाती है उसे अक्सर 15-20 मिनट ज़्यादा मिलते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो है यूज अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेस
ऐसी ऐसी चीज़ें आप ले आके उन्हें दीजिए जिन्हें वो छू करके समझ सकें, या उनको हीयरिंग डिवाइसेस से लैस करिए ताकि वो नोट्स बना सकें वॉइस के फॉर्म में। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, ऐसा कुछ नहीं है। सेंड देम, उन्हें विशेष शिक्षक इतने हैं ही नहीं, यह एक प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है डी ऑप्शन। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि सी। तो हम सी को टिक करेंगे। ओके। अगर सी ना होता तो फिर हम ए को ट्राई करते, ए को ही कर देते हैं, बट सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज which one of the following sets are problem solving strategies in mathematics? निम्नलिखित में से कौन सा सेट गणितीय समस्या को सुलझाने की रणनीति है? तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, इसमें देखिए आप गलत गलत आंसर को छांट लीजिए इन सारे ऑप्शंस में से, तो आप सही की तरफ पहुंच जाएंगे। इसमें है मेमोराइजेशन, संस्मरण, इसमें है ट्रायल एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन, ड्राइंग, वर्किंग बाय रोट लर्निंग, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर ए पैटर्न, संस्मरण। देखिए ये स्मरण की बात है, मैथमेटिक्स में स्मरण नहीं होता, इसमें मेमोराइजेशन नहीं होता, और रोट लर्निंग का मतलब होता है रिमेम्बरिंग, रट रट के याद करना। तो ये तीन अपने आप कट गए, तो बचा कौन? डी। डी सबसे सही है। तो फाइनली जो डी हमारा होगा वो सही होगा। रीजनिंग, रीजनिंग देना, तर्क देना, यूजिंग वेरिएबल, चर का उपयोग करना, और लुक फॉर ए पैटर्न, पैटर्न को देखना। ओके। पैटर्न को देख करके नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट अक्षर या नेक्स्ट फिगर बता देना। सो आंसर डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल हेल्प्स इन, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स। यस, सही है। दूसरा है मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग। सही है, अगर आपको पहेलियाँ कोई बुझाता है तो अगल बगल की चीज़ों से ही समझाता है, कुछ बुझाता है, तो ये भी सही है। मेकिंग मैथमेटिक्स एन्जॉयबल, मैथमेटिक्स में फ़न ज़रूर होता है अगर हम ऐसा करते हैं, फन मतलब पहेलियाँ बनाती हैं, गणितीय खेल करते हैं। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देना। अब लिखा है नीचे सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चारों ही जो है वो पहेलियाँ और खेल गणित में अगर आप करते हैं तो होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A given rectangle and a parallelogram have the same area. However, many class 4 students respond the parallelogram has a larger area. How can a teacher helps the student to understand that their areas are the same? Using scale, पैमाने का उपयोग करना। यूजिंग जियो बोर्ड, एक भू आकृति का उपयोग करना। जियो बोर्ड को जियो बोर्ड ही समझें आप, भू आकृति पता नहीं क्या है इसकी हिंदी। एंड यूजिंग अ ग्राफ पेपर, यूजिंग पेपर फोल्डिंग, डी ऑप्शन है, कागज की तह का उपयोग करना। तो इसमें जो आयोग ने सही उत्तर माना है वो है यूजिंग अ जियो बोर्ड। जियो बोर्ड ऐसे होता है, जियो बोर्ड में एक प्लेस होती है, ओके, कुछ भी लकड़ी का होगा, मिट्टी का होगा, उसमें ऐसे कीलें लगी रहती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और इस पर हम रबर बैंड की सहायता से कोई एरिया शो कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ रबड़ फंसा दिया ऐसे, और यहाँ से फंसा के यहाँ निकाल दिया, और फिर इसी टाइप का अगर हमको फिर त्रिभुज बनाना हो तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके बता सकते हैं। बट इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से सी होगा। ओके, यूजिंग ग्राफ पेपर और यूजिंग पेपर फोल्डिंग, चूंकि पैरेललोग्राम है। देखिए हाउएवर मैंने क्लास 4 स्टूडेंट हैं, तो क्लास 4 का स्टूडेंट है, तो फिर वो पेपर फोल्डिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता है। जैसे पैरेललोग्राम देखिए, ये होता है पैरेललोग्राम। ओके, और इसमें से अगर कोई दूसरा है, इसी टाइप का दूसरा वाला है, सॉरी एक मिनट, ये रेक्टेंगल हम बनाना चाह रहे हैं, हम दोनों के एरिया अगर समान हैं
तो इसे हम पेपर फोल्डिंग से भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, पेपर फोल्डिंग से क्या करेंगे कि हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ देखिए आप, पेपर फोल्डिंग से हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे और दोनों इस तरह से जोड़ेंगे कि ये वाला चीज़ बन जाए। तो फिर हम इससे भी बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन जिस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे ये यूजिंग ए जियो बोर्ड माना गया है। सो आंसर बी इज राइट हियर। यूजिंग ग्राफ पेपर इज आल्सो ए वेरी गुड थिंग। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, उसमें खानों को गिन लिया जाता है, उनके जो स्क्वायर्स होते हैं छोटे छोटे उनको गिन लिया जाता है और आसानी से हम बच्चे को गिन करके बता सकते हैं। सो जिन्होंने इसके लिए कोई भी आंसर किया है स्केल को छोड़ करके, वो लगभग राइट है अपने पेडागोजी के फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेस फॉर विजुअली चैलेंज्ड इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। फर्स्ट, गणित की कक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीखने के संसाधन के रूप में किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट है टेलर्स एबकस, फ्रैक्शन किट, नंबर चार्ट। सेकंड है नंबर चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। टेलर से बेकस, कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर नंबर चार्ट। आप देखिए नंबर चार्ट, इसमें आप एलिमिनेशन का प्रोसेस लगाइए। नंबर चार्ट को कभी भी वो देख नहीं सकता। ओके, दृष्टि बाधित है, विजुअली चैलेंज्ड है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे देखने में। तो नंबर चार्ट जहाँ जहाँ पर है उसको उसको हटा दो। ओके, तो आप देखेंगे कि बी भी कट गया, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, बचा कौन, सी। एबेकस आप जानते हैं, यह छोटी छोटी बीट्स होती हैं जो जिनमें स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट रहते हैं, ऐसे ऐसे। ओके, छोटी छोटी गोलियां होती हैं और उनमें उसी के हिसाब से उनका होता है, उन पे कुछ नंबर्स होते हैं और वो हम अच्छे से स्लेट में लगा होता है। ओके, तो वो जो है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू के बारे में, इन सब के बारे में जोड़ घटाना अबाकस पे अच्छी तरह से छू करके फिजिकली देख सकता है। टेलर अबाकस हो गया। कंप्यूटर पे अगर आपको लगता होगा कंप्यूटर ऑपरेट करना, तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही बने हैं। आपके फ़ोन में भी ऐसा एक्सेसिबिलिटी बटन होता है जिसमें बोल बोल के आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड एवरी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन यूज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में, बिकॉज कंप्यूटर में ऑडियो फाइल बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको वो सेव कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर को देख करके आप वो ना करें। कुछ लोग इसमें ये गलती कर रहे हैं। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को माप पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो इसमें है फर्स्ट, अ नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलो बाय स्टैंडर्ड मेजर्स। एक नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स जो होगा, एक जो लकड़ी से या पेन से जो मापने की बात हम कहते हैं उसे हम नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स बोलते हैं। और स्टैंडर्ड मेजर जो होता है वो होता है जैसे हमारा स्केल हुआ, जो हम मेजरमेंट स्केल यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड हुआ। और नॉन स्टैंडर्ड हुआ जैसे हम अंगुल से नाप दें या किसी और चीज़ से नाप दें कि यह फला चीज़ की लंबाई इतने लकड़ी के बराबर है, या इतने पेन की लंबाई, ऐसे पेन रख रख के रख दें। तो इसमें जो है हिंदी के ऑप्शंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, इसमें अनुवाद सही नहीं हो पाया है। बट हम समझ लेते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है। नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय स्टैंडर्ड मेजर्स। इसका मतलब है कि पहले नॉन स्टैंडर्ड मेजर बताए जाने चाहिए, उसके बाद स्टैंडर्ड मेजर्स बताए जाने चाहिए। बी ऑप्शन है ओनली नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड बी यूज्ड, केवल नॉन स्टैंडर्ड मेजर प्राइमरी लेवल पर बता देना चाहिए, ये गलत है। ऐसे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का खराब हो जाएगा, वह कभी शुद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। सी ऑप्शन है नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड नॉट बी यूज्ड। नॉन स्टैंडर्ड मेजर शुड, अगर हम अमानक उपाय जो नॉन स्टैंडर्ड है उन्हें यूज नहीं करेंगे तो बच्चे को हम कभी डेली लाइफ से जोड़ ही नहीं पाएंगे, अगर हम सीधे सीधे उसे स्केल से नापना सिखाएंगे तो। इसलिए ये भी रॉन्ग है। और देखिए, स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर, इसका मतलब है कि पहले हम स्टैंडर्ड मेजर बताएंगे उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चा है, उससे पहले हम नॉन स्टैंडर्ड बताएंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड मेजर बताएंगे। इसलिए ऑप्शन ए
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल the children in age group of 8 to 9 years are able to accomplish which one of the following sets। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, यानी 8-9 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेट पूरा करने में सक्षम है। तो फर्स्ट है, इसने दिया है सीरिएशन, मतलब होता है सीरियल करना, 1 2 3 4 5, कौन छोटा कौन बड़ा, उसको ऑर्डरिंग दे देना, सीक्वेंस कर देना। रिवर्सिबिलिटी, यू नो दैट 5 + 3 = 3 + 5। प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उन्हें यह पता होता है कौन किस अनुपात में किससे बड़ा है, बिल्कुल। उन्हें गुणा भाग, गुणा तो आता ही है, क्यों, 4th क्लास का बच्चा 9 साल का है तो उसे गुणा आता है, प्रोपोर्शन उसे पता होता है। सो इसमें जो सबसे अगर आप देखेंगे बी, सी और डी ऑप्शन में, तो इसमें हम दूसरे तरीके से सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। उसमें देखिए एक वर्ड है क्लासिफिकेशन, नंबर आप पढ़ा रहे हो क्लासिफिकेशन, तो क्या नंबर पढ़ाते समय आप क्लासिफिकेशन प्राइमरी में पढ़ाते हैं? नहीं, क्योंकि आप जब नंबर बताते हो तो नंबर लाइन नहीं पढ़ाते हैं, ये 6th की चीज़ है। यहाँ 0 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ +2 होता है, +3 होता है, और 0 के बाएं साइड पे कुछ और होता है। ओके, या -1, -2, -3। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि समान गुणों के आधार पर अलग अलग क्लासिफाई करना, अलग अलग वर्गों में विभाजित करना। और यह चीज जो है हम 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जिस जिस ऑप्शन में क्लासिफिकेशन है उसे हम कट करते चले जाएंगे। हो गया ये और ये, मतलब ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, सारे के सारे हम मानेंगे। और जो हमारा ऑप्शन ए है ये सही होगा, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल रीजनिंग। होप यू हैव गॉट इट, एंड thank you all. Like, share and subscribe, and also comment for any question which is according to you wrong, or suggest anything in comment box. Okay.